दर्शकों नमस्कार। इस समय आप हैं दूरदर्शन हिमाचल के साथ और देख रहे हैं कार्यक्रम कानूनी सलाह। इस कार्यक्रम में हम कानून से जुड़े विभिन्न मुद्दों और पहलुओं की जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज के कानूनी सलाह में हम बातचीत करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विषय में। उपभोक्ता के हमारे देश में कौन कौन से अधिकार हैं और उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन कौन से कानूनी प्रावधान हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है, क्योंकि हम बाज़ार से कोई ना कोई चीज़ खरीदते हैं। इसलिए आज का विषय हम सभी से जुड़ा हुआ है और प्रतिवर्ष हम 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाते हैं। उपभोक्ता दिवस मनाने का उद्देश्य भी यही है कि उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाए, उनको उनके अधिकारों के प्रति जानकारी दी जाए और उनके कानूनी प्रावधान उनके अधिकारों को किस प्रकार से संरक्षित और सुरक्षित करते हैं, इसकी उन्हें जानकारी दी जाए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में सादर आमंत्रित हैं श्रीमान सुशील गौतम, जो माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत है। सर, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सुरेश जी। आज का जो हमारा विषय है वो उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। तो सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इसी जानकारी के साथ करना चाहूँगा कि उपभोक्ताओं के जो अधिकार है वो कौन कौन से अधिकार है, उनके संरक्षण के लिए कौन कौन से जो ऐसे अधिकार है जो बने हुए हैं। सुरेश जी, जैसे कि आपने कहा 24 दिसंबर को हर वर्ष हम जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाते हैं। जी बिल्कुल, जो कि 2 दिन बाद आने वाला है। हाँ जी। इस बार जो भारतीय सरकार है उसने थीम जो रखा है जी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का, वो हेल्थ, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी, 3 बिंदुओं को ध्यान में रख के इस बार का जो थीम है वो रखा गया। जी, अब आपने जो प्रश्न किया कि उपभोक्ताओं के अधिकार क्या हैं और किस तरह से जो है ये एक्ट हम वो करते हैं, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो उपभोक्ता है कि हु इज़ अ कंज्यूमर। बिल्कुल सही। कंज्यूमर कौन है? तो अगर हम व्यवहारिकता की दृष्टि से देखें, हर एक व्यक्ति जो है वो कंज्यूमर की श्रेणी में आता है। जो भी एंड यूज़र है किसी भी उत्पाद का, किसी भी मैन्युफैक्चर्ड गुड का या किसी भी सर्विसेज का, जी, दैट वेरी इंडिविजुअल, दैट वेरी पर्सन और अ क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स, वो सब जो है वो उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि हम कोई ना कोई चीज़ बाज़ार से खरीदते हैं और मैन्युफैक्चरर से हम परचेज करते हैं, तो खरीदार जो है वो उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है जी। तो ये उनके कौन कौन से अधिकार और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन कौन से जो है कानून बने हुए हैं। जैसे कि आपने शुरू में ही इंट्रोडक्शन में कहा कि आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के ऊपर चर्चा करेंगे जी। तो थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1986 का था, 1986 का। इट वाज इन फोर्स। लेकिन कुछ वर्षों बाद सरकार को और जनता को ये महसूस हुआ कि जिस पर्पज़ के लिए ये एक्ट बनाया गया था 1986 का कानून जी, उससे इसके जो एंड्स हैं, जो इसका पर्पस था, वो सॉल्व नहीं हो रहा था। तो इसमें ज़रूरत पड़ी कि इसको एक नए तरह से इसका प्रारूप तैयार किया जाए, बिल्कुल, ताकि जो कंज्यूमर्स के राइट्स हैं जी, उनको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करें मैन्युफैक्चरर्स भी, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी इफेक्टिव हो। तो इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है उसको पारित किया गया 2019 में, और आज के जो तारीख में उपभोक्ता संरक्षण नियम 2019 जो है वो क्रियान्वित है। जी बिल्कुल, ये लगभग 34-35 सालों के बाद जो इस कानून में बदलाव किया गया है। बिल्कुल। और सही सी बात है, क्योंकि लोगों के जीवन का जो स्तर है उसमें बदलाव हुआ है और ज़रूरतों के अनुसार परचेजिंग, खरीदारी किस प्रकार से करनी है उसमें बदलाव हुआ है, और बाज़ार की ज़रूरतें और बाज़ार में जो क्रय विक्रय के जो पैमाने थे उसमें भी बदलाव हुआ। शायद इसी कारण जो है इस कानून में के प्रावधानों में भी बदलाव की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संशोधित 2019 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके क्या प्रावधान है? सुरेश जी, इसको मेनली इसीलिए 2019 वाले अधिनियम को लाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि कुछ ग्रे एरियाज थे। जैसे जैसे समाज इवॉल्व होता है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, तो लॉ भी इन कॉन्सोनेंट उसको भी चेंज करना पड़ता है ताकि कि वो मॉडर्न उसके साथ जो है वो इरेलीवेंट ना हो जाए लॉ। सही। तो कुछ अब ऐसा था, आपने सबसे पहले कहा कि उपभोक्ता के अधिकार क्या है। बिल्कुल। तो पहले हम यहीं से चर्चा शुरू करते हैं कि कंज्यूमर्स को सबसे पहले यही पता नहीं है कि उनके अधिकार क्या होते हैं। जी। वो कोई भी सामान लेते हैं, कोई भी वस्तु लेते हैं, तो अगर वो उस
जो उन्होंने दिमाग में सोचा है कि ये वस्तु कोई स्पेसिफिकेशन है कि इस तरह के हम सामान ले रहे हैं, और वो घर में आके देखते हैं कि बाद में उस टाइप की स्पेसिफिकेशन उस वस्तु की नहीं, तो वो ठगा महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात यहीं से शुरू होती है कि उनको अपने अधिकारों का जब तक पता नहीं होगा उपभोक्ता को, तब तक वो कोर्ट में या कोई अपना कुछ कर ही नहीं सकते परसू आगे जो भी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले उनके अधिकार ये हैं कि उनको एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिले जी, जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन है, इन अकॉर्डेंस विद दो स्पेसिफिकेशंस वो चीज़ें जो हैं वो उनको मिले जी उपभोक्ता को। और अगर उनको लगता है कि जो भी उन्होंने उनसे रेट ज़्यादा ले लिया किसी चीज़ का वो भी गलत है, या कोई वारंटी है और काफ़ी और कॉम्प्लिकेशन है, कोई गैजेट आपका नहीं लिया परचेज करते वो ख़राब हो जाता है, तो सबसे पहले कस्टमर को ये पता होना चाहिए, कंज्यूमर को, कि जो भी उन्होंने चीज़ खरीदी है उसके प्रति अगर वो उनका एज पर स्पेसिफिकेशंस वो नहीं है तो वो क्या करें। बिल्कुल सही बात आती है प्रोडक्ट लायबिलिटी की। कोई भी उत्पाद अगर उपभोक्ता बाजार से खरीदता है, चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो ये प्रोडक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट क्या है, इसके विषय में आप हमें जानकारी दें, हमारे जो ग्राहक है उपभोक्ता है उनको जानकारी दें। प्रोडक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने कोई प्रोडक्ट चूज किया और आपने उसको यू वांट टू परचेज दैट प्रोडक्ट जी, आप बाद में पाते हैं कि इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिकेशंस, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, कोई उसकी स्पेसिफिकेशंस ठीक नहीं है, या उसकी जो वारंटी होती है हर एक वस्तु की वो ढंग से एक्सप्लेन नहीं की गई और उनकी किन कंडीशंस में वारंटी मिलेगी। अमूमन होता क्या है कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, जब वो खराब होता है आप जाते हो सेलर के पास और कहते हो कि इट वाज अंडर अ वारंटी पीरियड, इसमें 6 महीने साल की जो भी है वारंटी है, तो इसको आप रिप्लेस कीजिए। वो कोई ना कोई उसमें आपको क्लॉज दिखा देगा कि नहीं 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 आपकी ये वारंटी जो है इसमें फॉल नहीं करती है। और कुछ कोई भी आपने और सब्सटेंस लिया तो उसमें ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है स्टैट्यूटरी प्रोविजन की कि उसमें आपको ये बताया जाए कि ये हजार्डस है, आपके ये खतरा साबित होता है इस प्रोडक्ट, उसमें लिखते हैं प्रॉपर। अगर आपने देखा होगा कोई स्टिकर्स वगैरह भी लगाते हैं कि दिस इज हजार्डस सब्सटेंस, है ना, तो वो उस टाइप की जो चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट लायबिलिटी में कवर होती हैं कि दैट जो भी मैन्युफैक्चरर है ही इज लाइबल टू शो द स्पेसिफिकेशंस, टू शो द वारंटी, जो डिफेक्ट्स हैं वो भी हैं, तो ही इज लाइबल फॉर दैट। अगर कोई भी प्रोडक्ट में इस टाइप की कोई भी खामी पाई जाती है तो जो मैन्युफैक्चरर है ही इज लाइबल जी। सुशील गौतम जी, ये बात तो सही है कि जो उत्पादक है, निर्माता है, मैन्युफैक्चरर है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अपने उत्पाद में डिस्क्लोज भी करता है, लेकिन होता क्या है कि जो चीज़ वो उपभोक्ताओं को दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, उसको तो वो बिल्कुल बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में बड़े बड़े अक्षरों में वो उस पर मार्क करता दिखाता है, लेकिन जो उसके नियम और शर्तें हैं जहाँ उसको लगता है कि थोड़ा सा ये चीज़ें छुपानी है, वो उसका लिखेगा ज़रूर, लेकिन बिल्कुल छोटे अक्षरों में लिखता है। तो क्या ये सही है, ऐसा होना चाहिए, या इसके लिए भी कुछ उपभोक्ता के यहाँ भी अधिकार रहते हैं? सुरेश जी, वही जो अधिकारों की बात आपने शुरू में जो प्रश्न किया था कि अधिकार क्या है उपभोक्ता के, तो सबसे पहले जब तक उपभोक्ता को, कंज्यूमर को पता नहीं होगा कि उसके राइट्स क्या हैं, वो अवेयर ही नहीं होगा और वो किसी फोरम को अप्रोच ही नहीं करेगा जी। तो इसके लिए एक प्रॉपर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें प्रॉपर प्रावधान है, प्रॉपर हायरार्किकल सिस्टम है कि इन केस अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ये प्रोडक्ट जो आपने सोचा था और उस तरह का उसमें कोई डिफेक्ट आप पाते हैं, तो यू कैन अप्रोच कंज्यूमर कमीशन। अच्छा, इसके लिए इन्होंने 3 तरह के जो हैं सिस्टम है, 3 टियर एजुकेशन मैकेनिज्म है इसका। जो वो कौन से फोरम्स है, कौन से ऐसे जो आयोग है जहां पर वो जा सकता है उपभोक्ता? तो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट हायरार्किकल सिस्टम जो इसका है, सबसे पहले जहां आप केस दर्ज कर सकते हैं वो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है, फिर स्टेट कंज्यूमर फोरम है, फिर NCDRC है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जिसे कहते हैं, वो न्यू दिल्ली में है। तो 3 तरह के मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन अब इसकी पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन होती है कि कितना आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कब जाएंगे, स्टेट फोरम में कब जाएंगे, या डायरेक्टली NCDRC में आप कब अप्रोच कर सकते हैं। हाँ जी। तो इसमें नए जो संशोधित अधिनियम है 2019 वाला, इसमें इन्होंने इसकी पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन जो है वो भी चेंज की है। जैसे कि मान लो 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ तक का जो अमाउंट है उसका कोई डिस्प्यूट है, तो उसको आप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में आप उसको शिकायत कर सकते हैं, उसको एडजुडिकेट कर सकते हैं, वहाँ पे उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। 10 करोड़ 1 करोड़ से जो 10 करोड़ तक का है वो आप जो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, और एनीथिंग एक्सीडिंग ₹10 करोड़ वो डायरेक्टली यू कैन फाइल दैट इन नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं, जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है इसमें सबसे पहले एक प्रेसिडेंट होगा इसका, और इसके अंदर 2 मेंबर्स होंगे, मिनिमम 2 मेंबर्स। तो इन टोटल देयर विल बी 3 टोटल
मेंबर्स ऑफ द कमीशन। ये है बात हमारी जो जिला स्तरीय आयोग जिला है, हाँ। जो उपभोक्ताओं के उनके अधिकार और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए उनकी सहायता करता है। ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात आ गई। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में हाँ। क्या सुविधाएं रहती हैं? और इसमें ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है, यूजुअली जो इसका सीट होगी एडजुडिकेशन की, जहाँ पे ये एडजुडिकेट करेंगे मैटर्स को, या इसको आप लेमन लैंग्वेज में कह लो, जहाँ इनका ऑफिस होगा, जी, जहाँ कमीशन का दफ्तर होगा, वो यूजुअली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होगा। बिल्कुल। यूजुअली एक ही होगा, लेकिन अगर उनको लगता है कि इन्फ्लक्स ऑफ केसेस ज़्यादा है तो दो भी, एक डिस्ट्रिक्ट में 2 डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम्स भी हो सकते हैं। ठीक है। और एक फिर स्टेट कंज्यूमर फोरम होगा, वो भी स्टेट की अमूमन अगर देखा जाए तो वो इट विल बी इन द स्टेट कैपिटल। और जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट NCDRC की जो मैं बात कर रहा था, वो राजधानी NCR दिल्ली, उसमें यूजुअल सीट उसकी वहाँ रहती है। और जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है उसमें भी एक प्रेसिडेंट होगा, नॉट लेस देन 4 मेंबर्स, बिल्कुल 4 मेंबर्स होंगे। और जो NCDRC उसमें भी एक प्रेसिडेंट और नॉट लेस देन 4 मेंबर्स जो है वो उसमें एडजुडिकेट कर सकते हैं। जी। सुशील गौतम जी, कई बार ऐसा होता है कि जो उपभोक्ता हैं वो मान लो कोई चीज़ खरीदता है, उससे ये पता है कि चीज़ उसकी गुणवत्ता और उसकी इच्छाओं के अनुसार नहीं मिली है, वो शिकायत करना चाहता है, लेकिन उसको शिकायत करने की प्रक्रिया का भी पता नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। शिकायत कहाँ करनी चाहिए, शिकायत किस रूप में करनी चाहिए, और शिकायत कितने समय के अंतराल के अंदर और कहाँ पर करनी चाहिए, ये आप हमारे उपभोक्ताओं को इस विषय में जानकारी दें। ये आपने सही प्रश्न उठाया कि कितने समय में जी उसको कंप्लेंट करनी चाहिए अपनी, और कहाँ करनी चाहिए, क्योंकि अमूमन लोगों को इसके बारे में कोई ज़्यादा अवेयरनेस है। सरकार भी अपने स्तर पे जो है, जो सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी है और स्टेट कंज्यूमर काउंसिल्स भी बनाई हुई है एक्ट के अंतर्गत ही, तो उनका ये काम है कि जो भी कंज्यूमर राइट्स हैं, जो भी उपभोक्ता के अधिकार हैं, उनके लिए उनको जागरूक कराएं। एक वो आपने देखी होगी बड़ी पॉपुलर एड थी जिसमें एक उनकी पंचलाइन हुआ करती थी कि जागो ग्राहक जागो, जागो, बिल्कुल है ना। वो आपने एडवर्टीजमेंट्स देखी होगी काफ़ी सरकारी होर्डिंग्स में या सरकारी न्यूज़ चैनल्स में, और उस एडवर्टीजमेंट्स में भी आता था, ताकि जो कंज्यूमर हैं वो अवेयर हो, जागरूक हो, ठीक है ना। तो उसके लिए उन्होंने एक पंचलाइन भी निकाली थी। तो आपका प्रश्न जो है कि कितनी लिमिटेशन पीरियड है और कहाँ वो कर सकता है, तो उसकी हमने एजुकेशन कर दी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और उसमें नेशनल लेवल पे आपके 3 फॉर्म्स हैं जहाँ पे कमीशन है रादर, कि अब इन्होंने फॉर्म वर्ड भी हटा दिया 2019 में। द वर्ड विच हैज बीन यूज्ड इज कमीशन। बिल्कुल ठीक है। पहले इसको कंज्यूमर फोरम बोलते थे, अब इसको कमीशन बोलते हैं, उसको फुल फ्लेज कमीशन का जो है दर्जा हासिल है। तो इसमें जो लिमिटेशन है कि सपोज जो इसको जो आपने प्रश्न किया कि कब कितने समय में अवधि में वो अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकता है, तो इसका लिमिटेशन पीरियड जो है वो 2 साल का है। कि सपोज आपने कोई चीज़ खरीदी और आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, उसमें कोई डिफेक्ट है, या कोई ना कोई आपको लगा कि आप ठगे गए हैं, इन शॉर्ट जैसे कहते हैं, तो उसके लिए फ्रॉम द डेट जब से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, कि जिस दिन आपने चीज़ परचेज की थी, ठीक है, उस टाइम से 2 साल तक का जो है आपके पास समय है कि आप उस कंज्यूमर फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ शिकायत दायर कर सकते हैं। ठीक है। और लिखित में ये शिकायत, लिखित में सबसे पहले यूजुअली जो प्रोसीजरल लिए अगर हम बोले तो आप सबसे पहले आप नोटिस करते हो टू द मैन्युफैक्चरर और द सेलर, जी, वट एवर मे बी द केस, मैन्युफैक्चरर को भी या सेलर को भी आप एक लीगल नोटिस भेजोगे कि भाई इस टाइप का मैंने आपसे खरीदा था सामान, उसका आप रिसीट नो डाउट बिल नंबर वगैरह उसमें पूरा दोगे जी, और इसमें ये डिफेक्ट है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इसको या तो रिप्लेस कर दें या इसको रिफंड कर दें अमाउंट, जो भी आप चाहते हैं। तो उस तरह का पहले आप लीगल नोटिस एक उनको दोगे। आप उसको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी भेज सकते हो, मेल भी कर सकते हो, टेलीफोनिकली भी आप उसको बोल सकते हो। लेकिन अमूमन ये है कि रिटर्न में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री वो करते हो तो उससे ये रहता है कि आपका एक सब्सटेंशिएट हो जाता है क्लेम कि आपने रिटर्न में ऑलरेडी रिक्वेस्ट दी थी, कंसर्न उसको मैन्युफैक्चरर या सेलर को दी थी। तो दैट नोटिस और दैट ग्रेवियंस इज टू बी एजिटेटेड विद इन 2 years फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि 2 साल के अंतराल के अंदर अंदर आपको ये कंप्लेंट दायर करनी चाहिए, चाहे पहले दिन दे जब उसको सामान मिले या 2 साल का उसके पास समय है, ठीक है जी, वो वैध मानी जाएगी। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विषय में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ है माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के अधिवक्ता श्रीमान सुशील गौतम। गौतम साहब, आजकल बदलते समय के साथ साथ हमारा जो सामान खरीदने का, क्रय विक्रय का जो तरीका भी बदला है। पहले हम किसी भी शॉपिंग आउटलेट में, क्रय विक्रय केंद्र में, दुकान में या कंपनी में, फर्म में जाते थे और अपने कीमत देकर चीज़ें खरीदते थे। अब ऑनलाइन शॉपिंग का भी एक ट्रेंड चला है। ई कॉमर्स के माध्यम से
जो है बड़े स्तर पर जो है बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन के माध्यम से खरीदारी हो रही है और इसमें धोखाधड़ी भी हो रही है और फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। तो ऐसे में ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से जो एक उपभोक्ता गुणवत्ता युक्त चीज़ का जिसकी वो कीमत दे रहा है उसकी अपेक्षा करता है कि वो उसे मिले, कई बार नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में ई कॉमर्स के माध्यम से जो ठगी उपभोक्ताओं के साथ हो रही है उससे निपटने के लिए जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो किस प्रकार से उनको सुरक्षित करता है? यही जैसे आपने शुरू में प्रश्न किया था कि जो उपभोक्ता संरक्षण कानून या अधिनियम को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, वही मैंने आपसे कहा था कि 1986 में एक फुल फ्लेज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था। बिल्कुल जी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि ड्यू टू चेंज सर्कमस्टेंसेज ऑफ द सोसाइटी जी, चेंज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो होती हैं उसके तहत कानून को भी इवॉल्व होना पड़ता है ताकि वो सोसाइटी के लिए फायदेमंद हो फायदेमंद सके साबित समय के साथ। अदरवाइज वो ऑब्सोलीट हो जाएगा और उसका कोई फायदा नहीं रहेगा जी। तो इसीलिए इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कानून में बदलाव समय समय पर किए जाते हैं जी। तो अब आपने ई कॉमर्स की बात की, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग का आजकल बड़ा प्रचलन बढ़ा है, खासकर पेंडेमिक के बाद तो और भी ज़्यादा इसका प्रचलन बढ़ा है जी। तो पहले जो 1986 वाला कानून था उसमें इस टाइप की कोई प्रोटेक्शन नहीं थी कि अगर आप कोई ऑनलाइन परचेज करते हो 2019 से पहले तो कोई इतना स्ट्रिक्टली इस पे कोई लॉ नहीं था, ये भी एक ग्रे एरिया था। बिल्कुल। तो 1986 में इस तरह के कोई प्रोविजंस भी नहीं थे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते। तभी इसकी जरूरत महसूस हुई थी। तो इसमें यह है कि अब इन्होंने ई कॉमर्स में सोशल जितने भी ई प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी जो है लाइबिलिटी उनकी भी अब इसमें फिक्स कर दी है कि पहले आप जैसे कि किसी आपने XYZ कोई आपने प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन सामान खरीदा तो अब आप उसको भी इस एक्ट अधिनियम के अंदर विद इन 2 years ऑफ जो आपने लिमिटेशन वाली बात की थी कि कितने साल में कर सकते हैं आप उनको भी सू कर सकते हैं जी। तो ई कॉमर्स के माध्यम से ये है कि और इसमें ये प्रोविजन भी कि ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स जी उसका भी इन्होंने प्रावधान रखा हुआ है कि आप ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, है ना। और इन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उन्होंने इसमें एक टोल फ्री नंबर भी निकाला है कि अगर कोई कंज्यूमर हु इज एग्रीव्ड वो 14404 है ना इस टाइप का एक नंबर है और एक और भी नंबर था 18 जो टोल बिल्कुल टोल फ्री नंबर है मेरे पास, टोल फ्री नंबर था हाँ। तो वो उस पर भी कॉल करके अपना ग्रेवियंस जो है दे कैन अपना ग्रेवियंस रख सकते हैं उस पोर्टल के माध्यम से भी। बिल्कुल जी। तो इसमें ये है कि पहले यही था कि आप ऑनलाइन पे इतनी परचेजिंग नहीं होती, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी, तो अब उसको भी सबको इसमें कवर कर दिया गया है। जी बिल्कुल। बात आती है कि कोई मान लो अथॉरिटी कोई ऑर्डर्स पास करती हैं मैन्युफैक्चरर के खिलाफ, मैन्युफैक्चरर है जो उत्पादक हैं, कंपनीज है जो सामान बनाते हैं, सेलर भी हो सकता है, और मैन्युफैक्चरर उस ऑर्डर को मानता नहीं, उस आदेश की परिपालना नहीं करता है। तो ऐसे में उपभोक्ता के संरक्षण में उस जो उत्पादक है उसके लिए कौन कौन से दंडात्मक कार्रवाई और सज़ा के क्या प्रावधान रहते हैं? इसमें मैं सुरेश जी आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि दंड के प्रावधान क्या है और किस टाइप से टोटल ये प्रोसीजर होता है जी। इसमें देखिए सबसे पहले आपने कोई भी कंप्लेंट फाइल की, उसमें स्टेट लेवल आपको पेक्यूनियरी जुडिक्शन कराई थी 1 करोड़ अगर है, 10 करोड़ है तो आप नेशनल कंज्यूमर में जाएंगे, ठीक है। 1 करोड़ से कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में तो आप राज्य आयोग के पास डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाएंगे। अब उन्होंने कोई ऑर्डर पास कर लिया, सपोज दे हैव पास्ड एन ऑर्डर और उन्होंने मैन्युफैक्चरर या सेलर को वट एवर इज द केस कोई निर्देश दिए कि आप इसका रिम्बर्समेंट कर दो पैसे का या प्रोडक्ट को चेंज कर दो या जो भी है, और इन केस उसने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया जी। तो इस नए एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी कमीशन है इट हैज़ एवरी अथॉरिटी ऑफ अ सिविल कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जो भी पावर्स हैं वो उसको एक्सरसाइज कर सकता है जी। उनके पास इसमें जो पिनल प्रोविजन है इसमें 2 साल से सजा का प्रावधान है, कब से मिनिमम मैक्सिमम 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट तक का इसमें जो प्रावधान किया गया है। अगर कोई चीटिंग करता है, अगर कोई इस टाइप से ऑर्डर्स को इन केस जो आपने क्वेश्चन किया था कि कोई ऑर्डर्स को नहीं मानता है, ठीक है, और 10 लाख रुपीस तक की ही कैन उसको पेनल्टी दी जा सकती है, ठीक है जी। तो मिनिमम मैक्सिमम 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट जी एंड 10 लाख रुपीस जो है उनको फाइन जो है भरना पड़ सकता है और फर्स्ट टाइम, और सेकंड अगर ऑफेंस है तो 50 लाख रुपीस तक एक्सीड हो सकता है इसका जी। तो इस टाइप से इन्होंने इसमें प्रावधान किया है जी। और सर कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स है, कोई भी जो उत्पादक निर्माता है, वो मीडिया के साधनों के माध्यम से बहुत ही भ्रामक एडवर्टीजमेंट्स के द्वारा जो है प्रचार करते हैं
उससे जो उपभोक्ता है वो प्रथम दृष्टया उसकी तरफ आकर्षित होता है और उसकी वो खरीदारी भी करता है। लेकिन जब चीज़ उसके पास पहुंचती है तो जिस तरह से वो भ्रामक प्रचार के रूप में दिखाया जाता है उसकी गुणवत्ता उतनी नहीं होती है। तो ऐसे मतलब ये भी एक धोखाधड़ी ही है। ऐसे भ्रामक प्रचार करने वाले निर्माताओं के खिलाफ जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को कैसे संरक्षित करता है? इसमें दो तरह की अथॉरिटीज जो हैं इस एक्ट में ही स्टैट्यूटरी प्रोविजन ही है जी। तो जो आपका ये जो प्रश्न है बेसिकली सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी है जो कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल लेवल पे एक अथॉरिटी बनाई जाती है जी। ठीक है। वो और एक स्टेट लेवल की काउंसिल होती है उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जो काउंसिल इज फंक्शनिंग एट अ स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे अथॉरिटी है। उसमें क्या होता है वो एक तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। कोई भी उन्होंने एडवर्टीजमेंट देखी है सुओ मोटो मतलब कि स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं या ऑन द कंप्लेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के उस पर भी वो कंप्लेंट को वो कर सकते हैं कि ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है जी। और इसमें वो क्या करती है जो अथॉरिटी है वो डिविजनल कमिश्नर रैंक का जो व्यक्ति होगा कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट का वो उसको उसमें निर्देश देगी कि यू लुक इनटू दिस मैटर जी। यू क्योंकि उनके पास सिविल कोड की सारी पावर है तो उसमें कॉल रिकॉर्ड भी कॉल कर सकते हैं सर्च एंड सीजर भी कर सकते हैं एंड दे हैव एवरी पावर ऑफ द सिविल कोड फॉर दिस पर्पस ठीक है। तो वो डिप्टी कमिश्नर जो है वो उसके पास जाके वो उसको एडजुडिकेट करके और अल्टीमेटली क्या होता है कि जब ये सिचुएशन अगर उसको लगता है कि इस टाइप की कोई गतिविधि हुई है जो भ्रामक प्रचार किया गया है तो उसमें भी पिनल प्रोविजन अलग से रखे हैं कि इन केस ऑफ एडवर्टीजमेंट विच इज मिसलीडिंग फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंट कर रही है ना तो उसके लिए भी उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर रखा और उसमें भी सजा का प्रावधान है। बिल्कुल सर। जैसे कई बार हम देखते हैं कि मान लो उपभोक्ता उत्पादक के द्वारा दी गई चीज़ से संतुष्ट नहीं है और उसमें कोर्ट में जाता है तो कोर्ट से बाहर अगर उसको सेटल करना चाहे तो मध्यस्थता के क्या विकल्प है इसमें? हाँ सुरेश जी मैं समझ रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि कोर्ट और कचहरी के चक्कर में अगर पड़ते हैं तो शायद कंज्यूम जो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बेसिकली है ना तो आप उस संदर्भ में बात कर रहे हैं। हाँ इसमें एक्ट में ये प्रावधान भी है बिल्कुल। एक्ट में विद इन द स्टैट्यूट इटसेल्फ देयर इज अ प्रोविजन ऑफ मीडिएशन जिसको आप मध्यस्थता कहते हैं। तो मध्यस्थता का इसमें प्रोविजन है कि जैसे ही आप किसी कमीशन में जाते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल के से लेकर नेशनल लेवल के उसमें और बीच में आपको लगता है या कोई मैन्युफैक्चरर या सेलर है वो कंज्यूमर को अप्रोच करता है जी। और कहता है कि ठीक है हम इसको मीडिएशन या मध्यस्थता के थ्रू इसको एडजुडिकेट करते हैं जी। तो वो क्या करेगा आप एक रिटर्न में एप्लीकेशन देंगे। सुशील गौतम जी आपके पास जानकारी बहुत है विषय बहुत विस्तृत है लेकिन आज के अंक को यहीं पर संपन्न करते हैं। आज के विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विषय में हमने आपको जानकारी उपलब्ध करवाई। उपभोक्ताओं को संगठित होने की ज़रूरत है अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता है तभी वो भ्रामक प्रचार के द्वारा या परचेजिंग के दौरान ऑनलाइन ठगी से अपने आप को बचा सकता है। इसी के साथ आज के अंक को यहीं पर संपन्न करते हैं। अनुमति दीजिए आप सभी को नमस्कार।